Hello students, today we'll discuss about universal precautions. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस. यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर दोज एवरीडे प्रैक्टिसेस डन टू प्रिवेंट और टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस. यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एवरीडे प्रैक्टिसेस होते हैं, वो एवरीडे प्रैक्टिस होते हैं जिससे हम खुद को प्रिवेंट करते हैं. हॉस्पिटल स्टाफ जो होता है खुद को प्रिवेंट करते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजन से, या उनका जो एक्सपोजर होता है वो मिनिमाइज कम करते हैं. तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या और भी बॉडी फ्लूइड जो होता है हर किसी पर्सन के, ये पोटेंशियल सोर्स होता है इन्फेक्शन का. जब भी हम हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करेंगे, हॉस्पिटल चाहे वो ओटी में करेंगे या ओटी से बाहर किसी और डिपार्टमेंट में करेंगे, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या और बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ये हर किसी पेशेंट का, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो, ये पोटेंशियल सोर्स होते हैं इन्फेक्शन का. इनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हर कोई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में, चाहे आप ओटी में कोई प्रोसीजर कर रहे हो या ओटी से बाहर कोई प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, या इवॉल्वेशन कर रहे हो, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में सबसे पहले क्या कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, और भी कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं हम, जिससे हम ब्लड बॉर्न पैथोजन जो होता है उससे हम खुद को प्रिवेंट करते हैं. सबसे पहले यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या करना होता है, हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग जिसको हम कहते हैं. तो हैंड जो होता है ये आपको क्लीन वॉश करने होते हैं. प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जब भी आप किसी पेशेंट को टच करोगे, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, तो उससे पहले आप क्या करोगे, हैंड्स वॉश करोगे. और प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद, पेशेंट को टच करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद फिर से हैंड्स वॉश करने होते हैं. सो हैंड वॉशिंग बिफोर प्रोसीजर भी करनी होती है, आफ्टर प्रोसीजर भी करना होता है. हैंड वॉशिंग आप प्लेन सोप्स और वाटर से भी कर सकते हो, या एंटी माइक्रोबियल सोप जो होगी तो उससे भी कर सकते हैं. इसके अलावा हम एंटीसेप्टिक हैंड रब जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं. तो हैंड वॉशिंग के लिए क्या करना होता है, हैंड्स पहले वेट करने होते हैं रनिंग वाटर से, उसके बाद सोप हम अप्लाई करते हैं, फिर रब करते हैं हैंड्स को टुगेदर. तो मिनिमम 15 to 20 सेकेंड्स तक ये करना होता है. उसके बाद फिर से रिंस करना होता है, हैंड्स को वॉश करना होता है रनिंग वाटर से, और हैंड्स को फिर ड्राई करना होता है टॉवल से, एयर ड्रायर से. अब नेक्स्ट जो है, हम ये जो होता है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल सोप भी यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉशिंग के लिए. उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. सो पर्सनल प्रोटेक्शन, हैंड हाइजीन के बाद, हैंड वॉशिंग के बाद पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स. तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है ग्लव लगाना, जो कि आइडियली होना चाहिए डबल लेयर ग्लव होना चाहिए. आई वियर, मास्क, एप्रन, गाउन. पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में आप लगाओगे, मास्क होती है, कैप होती है, आई वियर होता है, गाउन होता है या एप्रन, और ग्लव्स. इट डिपेंड्स. अगर गाउन लगाना होता है, गाउन हम स्टेराइल गाउन भी यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई स्टेराइल प्रोसीजर करना होगा तो उसके लिए हम स्टेराइल गाउन लगा सकते हैं. तो ग्लव इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड और बॉडी सब्सटेंसेस के साथ ना हो, तो उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. तो खुद को प्रिवेंट करने के लिए और पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी हम ग्लव यूज़ करते हैं. जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे या पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ग्लव लगाना होता है. ग्लव लगाने से पहले हैंड्स वॉश करने होते हैं, तब जाके हम ग्लव लगाते हैं. ग्लव हम, इससे क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है पेशेंट के साथ या ब्लड या बॉडी सब्सटेंस के साथ, वो प्रिवेंट होता है. डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड के साथ नहीं होता है ग्लव से. तो पेशेंट की भी सेफ्टी होती है और हेल्थ केयर वर्कर की भी सेफ्टी होती है. अब स्टेराइल ग्लव हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्टेराइल प्रोसीजर करेंगे.
नहीं तो हम अनस्टेराइल ग्लव्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए, जिसमें हम अगर हम कोई इवेलुएट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अनस्टेराइल ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टेराइल ग्लव लगाना होता है और गाउन भी लगाना होता है। जब भी हम ग्लव यूज़ करेंगे, अब उसके बाद ग्लव हमने यूज़ किया एक पेशेंट पे, पेशेंट को हमने टच किया, प्रोसीजर ख़त्म हो गया या इवालुएट किया पेशेंट को हमने, उसके बाद ये ग्लव जो होता है इसको डिस्कार्ड करना होता है, दूसरे पेशेंट पे हम ये ग्लव यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा, ग्लव लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लविंग जो प्रोसीजर है वो सेपरेट टॉपिक है, वो हम सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस गाउन, अगर हम गाउन की बात करें, गाउन से क्या होता है या एप्रन्स हम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, क्लॉथ्स जो होते हैं, जो हमने क्लॉथ्स अंडर लगाए होते हैं, थिएटर सूट होगा या क्लॉथ ओटी से बाहर अगर हमने जो कपड़े लगाए होते हैं, तो वो सॉइलिड हो जाएंगे। ब्लड अगर उन पे डायरेक्टली आ जाएगा तो वेट हो सकते हैं। ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड प्रोडक्ट जो होता है वो उन क्लोथ्स को वेट कर सकता है, सॉलिड हो सकते हैं। वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये गाउन यूज़ करते हैं या एप्रन्स यूज़ करते हैं। तो गाउन जो होते हैं, गाउन लार्ज एनफ होना चाहिए, उतना लंबा होना चाहिए, अगर हमें लग रहा है कि कंटेमिनेशन होने के चांसेस है तो ये पूरे जितने जहाँ तक कंटेमिनेशन होने के चांस है वहाँ तक ही कवर करना चाहिए क्लॉथ्स को। और गाउन का जो मटेरियल होगा ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव बैरियर बन जाएगा ये बॉडी सब्सटेंसेस से। बॉडी सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको ये प्रिवेंट करेगा बॉडी के साथ टच करने के लिए, या टच नहीं हो सकते हैं वो बॉडी सब्सटेंस, फ्लूइड्स होंगे, बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड होगा, तो वो बॉडी के साथ टच नहीं करेगा, तो इससे क्या बन जाता है, एक बैरियर जैसा बन जाता है। तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए इसका। और स्टेराइल गाउन जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्टेराइल प्रोसीजर्स के लिए और स्टेराइल फील्ड में। स्टेराइल गाउन जो होते हैं वो हम स्टेराइल प्रोसीजर्स के लिए या स्टेराइल फील्ड में हम स्टेराइल गाउन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल जो सिंपल अनस्टेराइल गाउन होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ जो होता है उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए। और जो वोंड्स होते हैं, अगर हॉस्पिटल स्टाफ को कहीं पे वोंड है, वो एक तो क्लीन होना चाहिए, क्लीन वोंड जो होने वो कवर होने चाहिए। अब अगर कोई स्टाफ इन्फेक्टेड, किसी स्टाफ को इन्फेक्टेड वोंड है या डर्मेटाइटिस है, एक्टिव डर्मेटाइटिस है, तो वो काम से बाहर रहनी चाहिए, वो ड्यूटी पे नहीं आने चाहिए, तो उससे क्योंकि उससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अब अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल HIV पॉजिटिव है जिस पे आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, तो उसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या करना होता है, सबसे पहले मिनिमम इक्विपमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप प्रोसीजर के दौरान यूज़ कर रहे हो, OT के अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है लेकिन पेशेंट HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करोगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कम रखने चाहिए और मिनिमम पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए, जितने हो सके उतने कम इंस्ट्रूमेंट्स OT के अंदर रखने चाहिए। और जो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कोई काम नहीं है प्रोसीजर के दौरान, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली बाहर रखने चाहिए ड्यूरिंग दिस। और डबल ग्लव लगाना चाहिए, शू कवर लगाना चाहिए, आई वियर्स, आइज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गाउन तो लगाना ही है। ग्लव जो होता है वो हम डबल ग्लव लगा सकते हैं, लेकिन ये जो गाउन होगा ये डिस्पोजेबल गाउन हम यूज़ करते हो ड्यूरिंग HIV पॉजिटिव या इन्फेक्टेड केसेस। अब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्टली सर्जन्स को पास नहीं करना चाहिए। असिस्टेंट जो होगा या सर्जन जो होगा तो उसको डायरेक्टली ये पास नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक बाउल या ट्रे यूज़ करनी चाहिए, ट्रे या बाउल यूज़ करनी चाहिए। चाहे हम नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर एक नॉर्मल पेशेंट पे कर रहे हैं या कोई इन्फेक्टेड पेशेंट होगा, तो हमेशा ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बाउल या ट्रे में यूज़ करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए, पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस शार्प इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होते हैं। और एक ही अगर पॉसिबल होगा तो एक ही शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होता है
तो वो डिश पे, वो टेबल पे एक ही रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ यूज़। जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही शार्प इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखना चाहिए। अब अगर दो सर्जन साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं एक ही पेशेंट पे, तो उनके लिए सेपरेट ट्रेज होनी चाहिए, सेपरेट बाउल होनी चाहिए जिसमें आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन करोगे। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में नीडल्स आती है, स्कैल्पल्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो इनसे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यूज्ड नीडल्स जो होते हैं, शार्प जो हम ब्लेड्स यूज़ करते हैं, नीडल्स जो होते हैं उनको डिस्कार्ड करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। जो शार्प कंटेनर होता है, तो एक बार आपने ख़त्म किया प्रोसीजर या इनका यूज़ ख़त्म हो गया तो इनको डिस्कार्ड करना चाहिए। जहाँ जो इनके लिए एक स्पेशल कंटेनर होता है तो उसमें डिस्कार्ड करना चाहिए इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव, जो मैंने बोला HIV पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी होती है। इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कम रखने चाहिए, और जो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज़ नहीं है OT के अंदर या प्रोसीजर रूम के अंदर, उनको बाहर रखना चाहिए। मिनिमम स्टाफ रहना चाहिए OT के अंदर ड्यूरिंग इन्फेक्टेड केसेस। अगर हम OT की बात करेंगे तो वहाँ पे मिनिमम स्टाफ रहना चाहिए, और जो स्टाफ रहेगा तो उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं, जिसमें डबल ग्लविंग करनी होती है, आई वियर्स लगाने होते हैं, लॉन्ग शूज़ लगाने होते हैं, और डिस्पोजेबल गाउन जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। और अगर हो सके तो डिस्पोजेबल आइटम्स ही यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, जब हम इन्फेक्टेड केसेस पे करते हैं। तो जनरल में अगर हम बात करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशंस होती है, वो एवरीडे प्रैक्टिस होते हैं जिनसे हम खुद को प्रिवेंट करते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजन से। ब्लड बॉर्न पैथोजन से हम खुद को प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आते हैं, हैंड वॉशिंग आती है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में अगर हम बात करेंगे, कैप, मास्क, गाउन, ग्लव, शू कवर HIV पॉजिटिव इन्फेक्टेड केसेस के लिए, आई ग्लासेस, ये होते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो उसके दौरान हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हम खुद को प्रिवेंट करते हैं ब्लड बॉर्न पैथोजन से। सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। थैंक यू।